सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सभी का बायोलॉजी का बहुत ही ज़बरदस्त जानदार बेहतरीन टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र। यानी कि आज हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे बॉडी पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसकी क्या भूमिका है हमारे बॉडी पे। तो आज का चैप्टर्स जो है गाइस आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जानदार ज़बरदस्त चैप्टर है। ज़्यादातर ये मतलब जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जितनी भी इम्पॉर्टेंट हेडिंग है मैंने आप सभी के लिए यहाँ अच्छे से रेडी करके रखा है, क्रिएट करके रखा है। क्वेश्चन सहित पूरा क्वेश्चन यहाँ आप सभी के लिए बहुत अच्छे से रेडी किया है। सो आप सभी को इस वीडियोज़ में सबसे पहला काम है कि आपको एंड तक बने रहना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब तक आप कोई भी चैप्टर से है, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे कोचिंग पढ़ रहे हो, कहीं भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जब तक आप कोई भी चैप्टर बेहतरीन से उसको पूरा अच्छे से एक्सपेंड करके पढ़ेंगे नहीं, तब तक मज़ेदार होने वाला नहीं। अगर सोचो कि सर क्वेश्चंस लिखवा दें, उसको हम नोट्स कर ले, पीडीएफ ले ले, तो क्वेश्चन से कुछ ये समझ लीजिए आप रट्टू तोता वाला काम करते हैं। जब आप उसको अपने सर से या कहीं भी कोचिंग सर या कोई स्कूल कॉलेज कहीं भी जाएंगे, सबसे पहला आप सभी को वहाँ बुक से पढ़ाया जाता है, उसको एक्सपेंड करके बताया जाता है। इसीलिए बताया जाता है ताकि आपके लिए क्वेश्चन सारे इजी हो जाए, तुरंत आपके मुंह पे जुबान पे तुरंत फट से रखा हो। तो इसीलिए सबसे पहले आप सभी को हम यहाँ पे थ्योरी थोड़ा बहुत पढ़ा के फिर जाके आप सभी को यहाँ क्वेश्चन बाद में करवाते हैं। तो आइए अपने टॉपिक्स पे ध्यान देते हैं। आपका टॉपिक्स आज का बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज का टॉपिक आप सभी का है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रक्त यानी कि ब्लड परिसंचरण सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि इसका जो हमारे बॉडी पे भूमिका है उसी के बारे में हम पढ़ते हैं आज। ये हमारे हृदय, रक्त एवं रक्त वाहिनियाँ से पूरा कनेक्टिविटी इन सभी चीज़ों का है। आइए पहले पढ़ते हैं क्या है हमारा टॉपिक्स। हमारा शरीर विभिन्न कोशिकाओं से बना होता है जिनमें पोषक तत्वों को संसाधित करने और विभिन्न कार्य करने के लिए तरिक प्रणालियाँ होती हैं। यानी कि जो हमारा शरीर है वो अलग अलग कोशिकाओं से बना होता है जिनमें पोषक तत्वों को संसाधित करने और विभिन्न कार्य के लिए अपनी प्रणालियाँ होती हैं। इन सभी कोशिकाओं को सही कार्य करने के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्व की पर्याप्त आपूर्ति और बनने वाले हानिकारक अपशिष्ट उत्पाद को हटाने के लिए उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। हालांकि आपका शरीर आकार में बड़ा है, फेफड़ों में ऑक्सीजन और आंतों में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। किडनी आपके शरीर में से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, लेकिन यह अंग एक दूसरे से काफ़ी दूर पर स्थित होते हैं। इसीलिए शरीर के इन सभी कार्यों के लिए रक्त परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता होती है। यह परिसंचरण तंत्र आपके शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़ती है और लसिका यानी कि लिम्फेटिक और तंत्र के सहयोग से आपके शरीर में एक स्थिर परिवहन तंत्र बनाए रखती है। कहने का अर्थ है आपके शरीर में जितनी भी क्रियाकलाप कुछ भी होता है बिना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के हेल्प के, वो अगर जब आपका ब्लड दौड़ेगा नहीं या खून अच्छे से बनेगा नहीं, पोषक तत्व आप अच्छा लेंगे नहीं, तब तक अगर ये सब प्रॉब्लम्स होती है, आप न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, कोई भी चीज़ें आपकी बॉडी में, तो ब्लड सर्कुलेटरी अच्छे से काम नहीं करेगा। इसीलिए एक से एक हमारे बॉडी को अनेक बीमारियां रूप ले लेती है। शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र एक आपूर्ति श्रृंखला की तरह काम करता है जो पोषक तत्व, ऑक्सीजन, अपशिष्ट उत्पाद और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए एक प्रणाली बनाता है। इस नेटवर्क का उपयोग करने वाले शरीर के कुछ कार्य नियम हैं।
मतलब जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जो कार्य करता है, जो अपना भूमिका निभाता है हमारे बॉडी पे, तो इसके कुछ रूल होते हैं। हर इंसान की अपनी अपनी कोई भी वर्क, आप कुछ अपने लाइफ में कोई भी इंसान, जानवर, कुछ भी ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए एग्जाम्पल्स के लिए, सबकी अपनी अपनी रूल होती है अपनी लाइफ जीने की। सो ऐसे ही हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की भी अपनी रूल है। क्या है तो आइए जानते हैं। फेफड़ों से ऑक्सीजन को ऊतक तक और कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतक से वापस फेफड़े तक पहुंचाना, इसका फर्स्ट रूल है। जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को, जो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन होता है उसको हमारे टिश्यूज़ में, और कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतक से वापस फेफड़ों तक पहुंचाना उसका कार्य होता है। आंतों से विभिन्न पोषक तत्व को यकृत तक और फिर विभिन्न ऊतक तक पहुंचाना होता है। यानी कि जो भी न्यूट्रिशन होती है वो हमारे टिश्यूज़ यानी कि सारे हमारे टिश्यूज़ में, हमारी कोशिकाओं में उसका कार्य होता है। आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट और खनिजों का परिवहन करना, कोशिकाओं से अपशिष्ट पदार्थ को किडनी, त्वचा और ग्रंथियों में उत्सर्जन के लिए कर जाना है। यानी कि कोशिकाओं से अपशिष्ट पदार्थ को किडनी, त्वचा और ग्रंथियों में उत्सर्जन के लेकर जाना है। यानी कि और यह आपके शरीर में उपस्थित विभिन्न ग्रंथियों का आवश्यक मेटाबोलाइट्स, कच्चे माल पहुंचाना और शरीर के कार्यों नियंत्रित करने के लिए इन ग्रंथियों द्वारा बनाए गए हार्मोन को पूरे शरीर में प्रवाहित करता है। कोशिकाओं के अतिरिक्त कोशिकाओं की उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पूरे शरीर में सही वातावरण बनाना और आवश्यक संसाधनों का लगातार पुनर्वितरण करना, चोट लगने के बाद घावों को भरने और संक्रमण को रोकने के लिए थक्कों के माध्यम से छिद्रों को बंद करना। यानी कि जब आपको चोट लगती है, ज़्यादा चोट लगती है, तब आपको डॉक्टर के पास जाना रहता है, तो डॉक्टर वहाँ आपके ब्लड को रोकने के लिए वहाँ पट्टी करता है। और कुछ हमारे बॉडी पे नॉर्मली जो छोटा मोटा चोट लगता है तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिक पट्टी का काम नेचुरली कर देती है, कवर कर देती है। जब हम अच्छा खान पीन रखेंगे और हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन बना रहेगा, ब्लड रहेगा, तो अच्छे से ब्लड यानी कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से वर्क भी करेगा। तो हमें नेचुरली क्या नाम है, मान लीजिए हमें चोट लग जाती है कोई भी चीज़, तो घाव ऑटोमेटिक भर देता है। यानी कि आगे कोई उसमें कोई संक्रमण ना हो, ऑटोमेटिक वहाँ पे क्या नाम है, एक वॉल बन जाता है अच्छे से। थक्के के माध्यम से छिद्रों को बंद कर देता है। पूरे शरीर का तापमान नियंत्रित करना, यानी ब्लड सर्कुलेशन का यही सारे वर्क होते हैं, पूरे शरीर का तापमान नियंत्रित करना और आपके प्रतिरक्षा प्रणाली के घटकों को शरीर में घुसे रोगजनक कारकों पर हमला करने के लिए उस स्थान तक लेकर जाना। यानी कि आपके ब्लड में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी चीज़ें, तो वो सारे से लड़ने में मदद करता है। आगे का टॉपिक आइए अपने पढ़ते हैं। आपका बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है यहाँ पे। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था गाइस? जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका जो खोज जो है हमारे विलियम हार्वे जी ने किया था। आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन बिल्कुल रेडी है कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, तो आपको सही ऑप्शन लगा देना है, विलियम हार्वे ने। पक्षियों एवं स्तनधारियों में बंद परिसंचरण तंत्र रक्तवाहिनी में बहता है। कीटों में खुला परिसंचरण तंत्र सीधा अंगों के संपर्क में रहता है। आगे बढ़ते हैं। इसके मुख्य 3 रूप यानी कि 3 अंग होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है ब्लड सर्कुलेशन के कितने पार्ट होते हैं, तो आपको सटीक आंसर लगा देना है, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हृदय होता है, रक्त होता है, रक्तवाहिनियाँ होती हैं। तो बहुत ही जानदार ज़बरदस्त यहाँ पे टॉपिक आप सभी के लिए बन चुका है। सेकंड क्वेश्चन, इसको हम एक हिसाब से मान लेते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका था रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की,
तो आपको सही ऑप्शन लगा देना है विलियम हार्वे जी ने। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन जाएगा, इसके मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। मतलब ब्लड सर्कुलेटरी के 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसके पार्ट है। कौन कौन से? हृदय है, रक्त है, रक्तवाहिनियाँ हैं, जो कि बहुत अच्छे से ये सर्कुलेटरी सिस्टम ये सभी मिलके अच्छे से वर्क करते हैं। आपका पहला टॉपिक है हृदय। यहाँ हम आज बात करेंगे हृदय के बारे में। आखिर हृदय क्या चीज़ है? मानव हृदय लाल रंग का तिकोना खोखला एवं मांसल अंग होता है, जिसको आप दिल बोलते हो। तो वह लाल रंग का तिकोना खोखला एवं मांसल अंग होता है, जो पेशीय ऊतक का बना होता है, जो मांस वांस से बना होता है। यह एक आवरण द्वारा घिरा रहता है। मतलब कहने का अर्थ है वह एक दीवार यानी कि हमारे त्वचा से घिरा होता है, बंद होता है। जो हमारा हृदय होता है वह एक आवरण से ढका होता है, जिसे हृदय आवरण कहते हैं। इसमें पेरिकार्डियम द्रव भरा होता है, जो हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है। आप सभी को पता होगा हमारे हृदय का आकार कैसा होता है। इस टाइप का होता है हृदय का आकार आपका, और यहाँ पे 2 वॉल निकली होती है। ज़्यादा नहीं पता, लेकिन आप सभी को समझाने का प्रयास ज़रूर करूँगी। और इस टाइप का होता है हमारा, और यहाँ पे हमारा वॉल लगी होती है छोटा सा। तो इधर से यानी कि इधर से हमारा जब ब्लड यहाँ इंटर करता है तो इस वॉल में जाती है। फिर यहाँ पे छोटा सा एक नलिका निकली होती है, फिर यहाँ से हो करके हमारे बाएं वाले सिरा में आके फिर हमारे बाएं वॉल में घुसती है। यहाँ पे ब्लड पंप होता है। फिर जाके ये हम दूसरे यानी कि बड़ा सा महाधमनी एक होता है, वो जाके हमारे बॉडी के सारे नसों में शुद्ध रक्त, इधर से जो ब्लड जाता है यानी कि राइट साइड से इधर अशुद्ध होती है, और जब लेफ्ट साइड से आती है फिर यहाँ से शुद्ध होकर पंप होके, यानी कि जब हम आप सभी को पता होगा हमारा जो धड़कन होता है एक बार में 70 बार धड़कता है। तो जो एक बार जब धड़कता है तो समझ लीजिए 70 ml जो हमारा होता है ब्लड शुद्ध पंप होता है, तब वह जाके हमारे नसों में उसको प्रसारित करता है। हृदय में मुख्य रूप से 4 प्रकोष्ठ होते हैं। हृदय में कितने एक हिसाब से समझ लीजिए कितने खाने होते हैं? 4 होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, ऐसे करके इसको बोलते हैं दायां अलिंद, ऊपर को बोलते हैं बायां अलिंद, यानी कि इस साइड को बोलते हैं राइट एट्रियम, और इस साइड को बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, और नीचे को बोलते हैं एट्रियम का मतलब होता है अलिंद, और नीचे को बोलते हैं दायां निलय यानी कि राइट वेंट्रिकल, और नीचे को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो आप बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा लेफ्ट क्या नाम है आपका है, सॉरी यहाँ पे एट्रियम था आप सभी का, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। वंस अगेन मैं समझाने का प्रयास करूँगी आप सभी को। हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं यानी कि कितने खाने होते हैं? 4 होते हैं। तो इस टाइप का थोड़ा होता है आप सभी का हार्ट होता है। तो ऊपर वाले 4 खाने होते हैं, तो पहले वाले को बोलते हैं राइट एट्रियम, और साइड वाले को बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। आप सभी को पता होता है हमारा ब्लड जो हृदय का पंप होता है वो लेफ्ट एट्रियम में होता है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर वाले को बोलते हैं राइट एट्रियम, और इधर साइड को बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम,
और नीचे वाले को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल और साइड वाले को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आप सभी को ये चीज़ ध्यान रखना है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम ऊपर को बोलते हैं, नीचे को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो फर्स्ट वाले हिंदी में क्या बोलेंगे, दाया अलिंद बाया अलिंद। नीचे वाले को बोलेंगे दाया निलय बाया निलय। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हमारे हृदय में जो 4 कोष्ठ होते हैं उसको कैसे, क्या नाम है, कैसे याद करके रखेंगे। 4 कोष्ठ होते हैं, उनका नाम है दाया अलिंद बाया अलिंद। नीचे को बोलेंगे दाया निलय बाया निलय। आई होप जो मैंने आप सभी को प्रयास किया है समझाने को अच्छा लग रहा होगा। आगे ऐसे आप सभी को आकृति सही समझाऊंगी अगर जहाँ जहाँ आप सभी को दिक्कत है। इतना तो बता दिया कि आप सभी को हार्ट के मुख्य रूप 4 प्रकोष्ठ होते हैं जिन्हें लंबवत रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। दाहिने भाग में बाया अलिंद, आप सभी का दाहिने भाग में दाया अलिंद और इस आवरण द्वारा घिरा होता है। हम कहाँ पहुंचे हुए थे, हमारा टॉपिक यहाँ पहुंचा हुआ था। हृदय में मुख्य रूप से 4 प्रकोष्ठ होते हैं जिन्हें लंबवत रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। दाहिने भाग में बाएं अलिंद और बायां निलय, जो कि आप सभी को स्ट्रक्चर में ऐसे करके भी समझाया है। राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। वही कह रहा है कि दाहिने भाग में बाया अलिंद और बाया नलिंद, बाया अलिंद और बाया निलय। और बाएं भाग में, चाहे इस टाइप से समझो चाहे आप मेरे स्ट्रक्चर से ज़्यादा ईजी, आप सभी इसको मत ध्यान दीजिए, इन्हें तो आपको कंफ्यूज करके है। ये भी सही चीज़ है लेकिन ये थोड़ा घुमा फिरा। और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर से मैं ईजी समझा देती हूँ। कहने का अर्थ है ऊपर वाले 2 खाने को बोलते हैं, यानी समझ लीजिए एक रूम है हृदय का। तो इसको भी बता दिया पहले से ही। इसको बोलते हैं दाया अलिंद बाया अलिंद। ऊपर वाले को ध्यान, दाया अलिंद बाया, और नीचे को बोलेंगे दाया निलय बाया निलय। बस सिंपल सा, और कुछ नहीं दिमाग में रखना है। हृदय का कार्य शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पंप करना है। हृदय का कार्य क्या है, शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पंप करना है। यानी कि हमारे शरीर में जो ब्लड आता है, जो प्रवेश करता है, उसको पंप करके सारे बॉडीज यानी कि पूरे नसों में पहुंचाने का कार्य करना है। यह कार्य अलिंद व निलय के लयबद्ध रूप से संकुचन, विसरंती, सिकुड़ना व फैलना से होता है। यानी कि जो हमारा ब्लड कैसे पंप होता है, जो हमारा अलिंद व निलय है उनके सिकुड़ने और फैलने से होता है। अगर यह कार्य बंद हो जाए तो समझ लीजिए आप मर चुके हैं, आपका हृदय बंद हो चुका है। अगर ये कार्य जब तक ब्लड पंपिंग होता रहेगा तो समझ लीजिए आप जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। रक्त फुफ्फुस शिरा से बाएं अलिंद में आता है। वहाँ से बाएं निलय से होता हुआ महाधमनी द्वारा शरीर में प्रवाहित। तो कहने का अर्थ है हमारा जो हृदय है, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर से समझिए। यहाँ पे ऐसे 2 नलियाँ होती हैं ऐसे करके, और ये ऐसे होता है। यहाँ पे एक वॉल बनी होती है और यहाँ पर भी एक वॉल बनी होती है। कहने का अर्थ यहाँ पे क्या बताया है, रक्त फुफ्फुस शिरा से। अब फुफ्फुस शिरा किससे कहते हैं, पहले ब्लड जो होता है इधर हमारे लंग्स से आती है, फिर यहाँ इंटर करती, इस जो ये लंबी वाली एरोटा धमनी है, नहीं, इसको फुफ्फुस शिरा कहते हैं। ये जो वहाँ से बाएं निलय से होता है, तो यहाँ से आके बाएं निलय में आता है। यहाँ नीचे वाले को क्या बताए थे, लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय। अनाक्सीकृत रक्त महाशिरा द्वारा अलिंद में आता है और दाएं निलय में होता हुआ
फुसफुस धमनी यानी कि बड़े धमनी से दो बताया था, दो ऐसे होती है, तो इधर से अशुद्ध रक्त आती हैं और जो बताया था उसमें जब यहाँ पे नीचे शुद्ध होके इस वाली नली से जाके सारी बॉडी में खून पहुंचाता है। निलय द्वारा फेफड़ों में आकर्षित यही क्रिया चलती रहती। एक वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यहाँ पे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी के लिए बन चुका है। एक वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जबकि एक नवजात शिशु का 160 बार। यानी कि जो नया बच्चा रहता है, यानी छोटा बच्चा जो पैदा होता है शुरुआती दौर में, उसका 1 मिनट में 160 बार धड़कता है। यहाँ पे आप सभी के लिए छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया है समझाने के लिए। इसी टाइप का होता है हमारा हृदय। अपने आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक धड़कन में, अब धड़कन क्या चीज होते हैं? अब धड़कन यहाँ पे यानी कि जब एक मिनट में 70 बार जो धड़कता है, तो एक बार यानी कि धक, यानी कि जब आप धक धक होता रहता है, तो एक धक यानी कि एक धड़कन में हृदय कितना खून रक्त पंप करता है? 70 ml करता है। जो आप बोलते हो, सॉन्ग गाते हो, धक 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 जो बोलते होता नहीं है मेरा, तो वही चीज, एक जो धक होता है यानी कि धड़कन जो होता है, एक बार में 70 ml रक्त पंप करता है। हृदय में अलिंद व निलय के मध्य कपाट होता है, जो रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। कपाटों के बंद होने से हृदय में लब डब की आवाज आती है। लब डब कहने का अर्थ है, जैसे यहाँ मतलब मान लीजिए ये हमारा हृदय, फिर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे एक वॉल होती है, दीवार होती है, मतलब फिर से समझा रहे हैं अच्छे से। लब डब की आवाज कैसे आती है ये समझिए। हमारा स्ट्रक्चर ऐसे होता है और यहाँ पे वॉल लगी हो। जैसे यहाँ पे ब्लड इंटर किया, तुरंत ब्लड यहाँ पे आ चुका है, तुरंत ये बंद, टप टप की आवाज आती है, यानी कि बंद खट। इधर जैसे फिर उसके बाद इधर भी एक, इसमें अशुद्ध ब्लड आती है और जब लेफ्ट में आ जाती है, इसमें शुद्ध होते हैं, तो यहाँ पर भी जब इंटर करता है ब्लड आके यहाँ पे रुकता है, यानी कि बाएं निलय नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहीं पे शुद्ध होता है, पंप करके शुद्ध करके फेंक देता है इस नली में, ताकि जाओ सारी नसों में प्रवेश करो, सारी बॉडी में पहुंचाता है। तो यहाँ पर भी जब खट से ये दीवार वॉल होती है, खट से बंद करती है, वही उसका कार्य होता है, हरदम चलती रहती है, तो लब टप की आवाज आती है। आई होप आप सभी को मेरा स्ट्रक्चर से समझ आ रहा होगा। हृदय धड़कन का नियंत्रण पेस मेकर करता है, जो दायां अलिंद में होता है। इसे हृदय का हृदय भी कहा जाता है। हृदय का धड़कन सामान्य से तेज होना टेकीकार्डिया, हृदय धड़कन का सामान्य से धीमा होना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। हृदय का वजन आप सभी का यहाँ टॉपिक्स है, जो हृदय का वजन है महिलाओं में, यानी कि हृदय का जो वेट होता है महिलाओं में 250 ग्राम होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पकड़ने वाली है कि जो लेडीज़ों का होता है, जो हार्ट होता है 250 ग्राम का, और पुरुषों का 300 ग्राम जेंट्स का। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं, यानी कि हम आज हृदय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब हम इसकी अध्ययन करते हैं तो इसको हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। प्रथम हृदय रोपण 3 दिसंबर 1967 जो होता है,
डॉक्टर सी बोनार्ड अफ्रीका के थे, जो उन्होंने पहला हृदय प्रत्यारोपण यानी कि हार्ट सर्जरी की थी। उन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट मतलब दूसरों मतलब किसी प्रत अब ऐसा भी समय आ चुका है कि किसी का हार्ट जो है दूसरे के हार्ट अगर ठीक ठाक है तो वो दूसरों में भी ऑपरेशन के माध्यम द्वारा सर्जरी के द्वारा दूसरों को भी ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो हृदय का प्रत्यारोपण सबसे पहले किसने किया था? डॉक्टर सी बोनार्ड ने किया था, अफ्रीका के थे। भारत के प्रथम 3 अगस्त 1954 वेणुगोपाल हृदय में कपाटों की संख्या 4 होती है, उन्होंने बताया था। जार्विस 7 प्रथम कृत्रिम हृदय है जिसे रॉबर्ट जॉर्विंग ने बनाया। सबसे कम धड़कन ब्लू व्हेल के हृदय की है 25 मिनट। सबसे अधिक धड़कन छछूंदर की है 800 मिनट। एक धड़कन में हमारा जो हार्ट होता है 70 ml रक्त पंप करती है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय है। हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, अभी बताया है आप सभी को। आइए थोड़ा रक्त के बारे में जानते हैं। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है तथा भ्रूण अवस्था में प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है। सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। सामान्य व्यक्ति जो होता है लगभग 5 लीटर रक्त होता है। रक्त पीएच का मान 7.4 होता है। आगे बात करते हैं। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, जो रक्त में 55% होता है तथा शेष 45% कणिकाएं होती हैं, यानी कि ब्लड कार्पसल्स होते हैं, रुधिराणु जिसे बोलते हैं। आइए प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। प्लाज्मा क्या चीज़ है? प्लाज्मा में लगभग 92% जल व 8% कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ घुलित कोलाइड के रूप में होते हैं। प्लाज्मा शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, यानी कि प्लाज्मा का कार्य होता है रोगों से रक्षा करता है। ऊष्मा का समान वितरण करता है, यानी कि जो हमारे शरीर में ऊष्मा बनी होती है उसको सामान्य रूप से रखता है। हार्मोन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है। कणिकाएं भाग को प्लाज्मा का इतना काम होता है। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार होती हैं। लाल आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, ये कुल कणिकाओं का 99% होता है। ये केंद्रक विहीन होता है, विहीन कोशिकाएं हैं। इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण वो लाल होता है। हमारा ब्लड क्यों लाल होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन है। हमारा ब्लड क्यों लाल रहता है? हीमोग्लोबिन के कारण। O2 तथा CO2 का शरीर में परिवहन करता है, यानी कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, यानी कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस किसी को देता है। इसकी कमी से रक्तहीनता यानी कि अनीमिया रोग हो जाता, जिसको ब्लड की कमी हो जाती है उसे रक्त यानी कि अनीमिया रोग हो जाता है। लाल रक्त कणिकाएं प्लीहा में नष्ट होता है, यानी कि जो भी नष्ट हो जाता है वह प्लीहा में जाके खत्म होता है, रेड ब्लड सेल। प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, यानी कि जो हमारा आरबीसी जो खत्म यानी कि नष्ट हो जाता है वो जाके हमारे प्लीहा में दफन हो जाता है, यानी जिसे रक्त कणिका का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आप प्लीहा को बताएंगे। एक व्यस्त मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या लगभग 50 लाख मिलीमीटर होता है। 50 मिलीमीटर क्यूब होता है। इसकी जीवन काल 120 दिन होता है। जो हमारा आरबीसी होता है इसका जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन बाद हमारा नया आरबीसी बनता है, कहने का अर्थ यह है इनका।
आइए WBC के बारे में बात करते हैं। वाइट ब्लड सेल क्या होता है? ये प्रतिरक्षा प्रदान करती है, इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इनकी संख्या हमारे शरीर में 10,000 mm³ होती है। ये अस्थि मज्जा में बनती है। केंद्रक की आकृति व कणिकाएं के आधार पर श्वेत रक्त कणिका 5 प्रकार होती है। WBC का काम होता है हमारे उल्टे सीधे रोगों से यानी कि कीटाणु बीजाणुओं से रक्षा करता है। WBC 5 प्रकार के होते हैं। रक्त में श्वेत रक्त कणिका का अनियंत्रित रूप से बढ़ जाना ल्यूकोमिया कहते हैं। यानी कह रहा है WBC जब हमारे बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया रोग हो गया है। इसे रक्त कैंसर भी कहते हैं। WBC बढ़ जाने के कारण, ये जिसे मवाद आप बोलते हो, वो अगर ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है बॉडी में तो आप कैंसर का रूप भी धारण कर सकता है। आते हैं प्लेटलेट की बारी। रक्त पट्टिकाएं के बारे में जानते हैं। ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं जो रुधिर का थक्का बनने में मदद करती। अगर आपके बॉडी में प्लेटलेट की कमी है कोई भी चीज़, तो अगर आपको चोट लगती है, कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्लड नहीं रुकता है। कोई भी चीज़ नॉर्मली चोट आए, ये नहीं कि डेंजर, अगर नॉर्मली आए तो समझ लीजिए आपका क्या नाम है, थक्का नहीं बन रहा है, तो यहाँ वहाँ पे प्लेटलेट की कमी आप महसूस करेंगे। इसका जीवन काल 5 से 9 दिन का होता है, फिर नया प्लेटलेट बनता है। तो आप सभी के लिए क्वेश्चन बन जाता है कि प्लेटलेट की जीवन काल कितना होता है? 5 से 9 दिन। यह केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। रक्त फाइब्रिन की मदद से जमता है। लसिका तंत्र क्या होता है? बातें हैं लसिका तंत्र के बारे में। लसिका तंत्र जो है हमारा, हल्के पीले रंग का द्रव जिनमें RBC तथा थ्रोम्बोसाइट अनुपस्थित होता है, केवल WBC होती है। आगे की बढ़ते हैं। रक्त की pH को नियंत्रित करना, रोगाणुओं को नष्ट करना, वसा वाले ऊतकों को गहराई वाले भाग तक पहुंचाना। बस कॉमनली ऐसे है और कुछ नहीं। रक्त का अध्ययन हीमोटोलॉजी कहलाता है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया हीमोपाइसिस कहलाता है। ऊंट व लमा के RBC में केंद्रक उपस्थित होता है। रक्त का लाल रंग फेरस आयरन के कारण होता है जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ऊंचाई पर जाने पर RBC की मात्रा बढ़ जाती है। लाल रक्त ऊंचाई पर जाते RBC की मात्रा बढ़ जाती है। लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप 120 से 80 mm होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। RBC का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है, फिर उसके बाद नया बनता है। मनुष्य के रक्त समूह की खोज, जो मनुष्य का ब्लड ग्रुप होता है, जो ABC ABO जो होता है, मनुष्य के रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। इन्हें 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सा है? आप सभी को पता है कि मनुष्य के जो ब्लड ग्रुप होते हैं, A होता है, B होता है, फिर एक AB होता है, 3 हो गया, और एक O होता है। आइए क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। विज्ञान की शाखा रक्त बनाने वाले ऊतकों और विकारों से संबंधित कौन सा है? तो यह हमारा है विज्ञान की शाखा रक्त बनाने वाले ऊतकों और उसके विकारों से संबंधित क्या कहते हैं? हृदय वाहिनी प्रणाली। भी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त की भौतिक विशेषताएं नहीं है? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल गलत है। कुल शरीर द्रव्यमान का 8% प्रदान, यहाँ पे C ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगले क्वेश्चन, रक्त में एक सीरम क्या है? अब ये सीरम क्या है?
रक्त का तरल भाग को कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है, उस शब्द का नाम बताइए जो रक्त में मौजूद आरबीसी की मात्रा को परिभाषित करता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हीमोग्लोबिन। अगला आपका है, रुधिर में जीवाणुओं को आदि को कौन नष्ट करता है। रुधिर में जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? तो हमारा जो करता है लाल रुधिराणु भक्षण द्वारा। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मनुष्य के लाल रुधिराणुओं का जीवन काल यानी कि आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। कौन से श्वेत रुधिराणु संख्या में सबसे अधिक होते हैं? कौन से श्वेत रुधिराणुओं में रुधिराणु संख्या की सबसे अधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा लिम्फोसाइट की होती है। एंटीबॉडीज होते हैं, कौन से होते हैं एंटीबॉडीज? यहाँ पे आपका होता है जीवाणु। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का जो नॉर्मली होता है ब्लड प्रेशर वो होता है 80 से 120। आई होप आप सभी को मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।